नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। लखनऊ मेट्रो का बड़ा विस्तार प्रस्तावित है, जिसके तहत 150 किलोमीटर नया ट्रैक और 10 नए कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इससे शहर के साथ आसपास के कई क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना पूरी होने पर लाखों लोगों को लाभ होगा और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक सुलभ और आधुनिक बनेगी। लखनऊ मेट्रो के सेकंड फेज के लिए तेजी से टेंडर हो रहे हैं। जुलाई से निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है और इसके साथ ही आगे के चरणों में राजधानी के चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंचाने की तैयारी भी हो रही है। इस विस्तारण के बाद पीजे, बख्शी का तालाब, बाराबंकी तक मेट्रो की सुविधा मिलेगी और इसके तहत 150 किलोमीटर का नया मेट्रो ट्रैक बिछाया जाएगा। 10 नए कॉरिडोर बनेंगे। इससे लखनऊ में मेट्रो का नेटवर्क रेलवे से भी बड़ा हो जाएगा। प्रोजेक्ट करीब 10 वर्ष में पूरा होगा और इस पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च जाएंगे। मेट्रो का विस्तार 150 किलोमीटर तक होने से यह शहर की सीमाओं को पार करके आसपास के उपनगरीय इलाकों तक पहुंच जाएगी और मेट्रो की ओर से कराए गए सर्वे के आधार पर नेटवर्क विस्तार का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार ने मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार के लिए मंजूरी भी दे दी है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले की निगरानी मुख्य सचिव के जरिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि विस्तार के बाद शहर में परिवहन सेवा उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के नए वेतन स्ट्रक्चर को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश भर के सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कार्मिकों के लिए वेतन भत्ते प्रस्तावित करने के लिए बना 8वां केंद्रीय वेतन आयोग आगामी 22 और 23 जून को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर आ रहा है। 2 दिवसीय इस अहम दौरे के दौरान आयोग के सदस्य उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, अधिकारी एसोसिएशनों और पेंशनभोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सीधे मुलाकात कर उनकी मांगे और सुझाव सुनेंगे। प्रदेश के 14 जिला सहकारी बैंकों के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इन बैंकों के कर्मचारियों का वर्ष 2011 का वेतनमान मंजूर कर दिया गया है और यह निर्णय सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। राम मंदिर के चढ़ावे में हुए गबन का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इसकी कई वजह हैं। दरअसल चढ़ावे का हिसाब लगाने के लिए ही गिनती की जाती थी, मतलब इसके पहले ये राशि बेहिसाब होती थी। उसी दौरान उसमें से रकम पार की जाती थी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के चढ़ावे में हेरफेर और गबन के मामले में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी सवालों के घेरे में हैं। कई पर सीधे आरोप हैं तो कईयों की लापरवाही उजागर हुई है। जिनकी नाक के नीचे ये सब हुआ उनको भनक तक नहीं लगी। अब सवाल है कि ट्रस्ट में इनके रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच मुमकिन है, क्योंकि ट्रस्ट के पदाधिकारी पावरफुल और ऊंची पहुंच वाले भी हैं और ट्रस्ट में कई बड़े पदाधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी मंदिर की व्यवस्थाओं से लेकर चढ़ावे की राशि की गिनती कराने तक रहती है। इसके बावजूद चढ़ावे की रकम का गबन होना कई सवाल खड़े कर रहा है। जिम्मेदार भी सवालों के घेरे में हैं। ये सभी जिम्मेदार घटना के उजागर होने के बाद से खामोश हैं। एक भी पदाधिकारी की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। एसआईटी के सामने इस तरह की कई बड़ी चुनौतियां भी हैं और मामले में 5 संदिग्ध पकड़े गए थे और उनकी निशानदेही पर करीब 3 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। अंदेशा है कि करोड़ों रुपए इधर उधर खपाए भी गए हैं। कुछ दिन पहले गबन की गई रकम 8 करोड़ से अधिक बताई जा रही थी। अब तो यह सैकड़ों करोड़ रुपए होने की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर 200 करोड़ रुपए तक होने की बात कही जा रही है। हालांकि एसआईटी की जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एंट्री तय है। ओवैसी की पार्टी पहले भी कई राजनीतिक दलों का खेल बिगाड़ चुकी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मटेरा में जनसभा कर विधानसभा चुनाव के लिए अपने भावी रणनीति का संकेत दे दिया है। ओवैसी ने मुस्लिम समाज में बड़ी पार्टियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी राजनीतिक ताकत मजबूत करने की अपील की है और ओवैसी ने कहा है कि एआईएमआईएम प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की क्षमता रखती है। मटेरा विधानसभा सीट से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार घोषित कर उन्होंने नई चुनावी तैयारी का संदेश दे दिया है। यह सीट सपा का गढ़ मानी जाती है, इसलिए यहां से अभियान शुरू करना राजनीतिक लिहाज से अहम माना जा रहा है। यही नहीं, ओवैसी ने यूपी में 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। ओवैसी की सभा ऐसे समय हुई जब बहराइच में महाराजा सुहेल देव और सैयद सालार महसूद गाजी की विरासत को लेकर बहस तेज है और ओवैसी की रणनीति भाजपा और सपा दोनों के परंपरागत वोट आधार को चुनौती देने की मानी जा रही है। मैं आप तमाम से एक बात की इजाजत लेकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा में क्या मैं शौकत अली को यहां से आपका कैंडिडेट घोषित करूं? क्या आपकी इजाजत है कि मैं शौकत अली को कैंडिडेट बनाऊं? क्या मैं इजाजत है आपकी? आप पूरा साथ देंगे तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप तमाम की इजाजत
की बुनियाद पर मैं जनाब शौकत अली को मकेला विधानसभा के लिए मंजिस का उम्मीदवार का ऐलान करता हूं। अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे, अल्लाह उनको कामयाब और कामरान करे। और आपकी आवाज बनकर शौकत जाएगा, जब आप पुकारेंगे खादिम के तौर पर आएगा। यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह। अब मालिक का दौर नहीं चलेगा, अब खादिम की खिदमत चलेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलूं तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे, अपने लोग भी नाराज हो जाएंगे। यूपी के प्रयागराज जिले से एक बार फिर से सामूहिक हत्याकांड की घटना ने सनसनी फैला दी है। यमुनानगर के मेजा थाना इलाके के कुकुर कटवा गांव में एक ही परिवार के 3 बुजुर्ग सदस्यों की देर रात नृशंस हत्या कर दी गई। आज सुबह जब घटना का पता चला तो ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई और मातम पसर गया। मृतकों में 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं जो एक ही परिवार के थे। प्रथम दृष्टया बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया और फिर पीट कर हत्या की। घटनास्थल की स्थिति से पता चला कि पीड़ितों को दौड़ा मारा गया और घटना को सूचना मिलते ही प्रयागराज पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अनफानो में पुलिस की टीम फोरेंसिक विशेषज्ञों और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और गहन छानबीन शुरू कर दी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों के शव उनके घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर मिले हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वृद्ध लोग हैं, एक श्यामलाल हैं, फिर जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, और अमरावती और इंद्रावती जिनकी उम्र करीब 62 और 60 वर्ष है, जो कि एक ही परिवार के हैं। ये दोनों लोग इन्हीं मृतक के भाई की पत्नी थी। इन तीनों की किसी भारी वस्तु से चोट करित करके हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। मौके पे तुरंत फॉरेंसिक यूनिट, फील्ड यूनिट, एसओजी और सर्विलांस सभी की टीमें यहाँ पे पहुंची हैं और सभी साक्ष्य एकत्रित करके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया है। जो घर वालों से पूछताछ में और गाँव वालों से जो जानकारी करने पे प्रकाश में आया है, वो गांव के ही एक 22 वर्षीय युवक पे इन्होंने आशंका जताई है, जिसके संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र अभियुक्त के विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। उनकी जो परिजन कह रहे हैं कि एक लड़का तो परेशान हो गया। देखिए, इसी के कॉन्टेक्स्ट में इस जो संदिग्ध आरोपी है उसका नाम आया है और आगे जैसे पूछताछ और बाकी चीजों में प्रकाश में आएगा वो आपको सूचित किया जाएगा। आगरा के फतेहाबाद के पुटपुरा गांव के पास थार की टक्कर से 22 वर्षीय मनीष की मौत के बाद ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस पर पथराव हुआ, जिससे इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि कई घंटे तक यातायात बाधित रहा। कार ने कई और वाहनों को भी अपनी चपेट में लिया था। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया, कार में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे मत्स्य मंत्री के समझाने पर भी नहीं माने और मंत्री के जाते ही जैसे पुलिस ने उन्हें हटाना चाहा तो लोगों ने पथराव कर दिया। बिना तैयारी के पहुंचे पुलिसकर्मी इधर उधर भागे और पथराव में एक इंस्पेक्टर, 5 दरोगा सहित 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई थानों की फोर्स ने आकर मोर्चा संभाला और 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने बल प्रयोग करने का प्रयास किया तो आक्रोशित लोगों ने ईंट पत्थर फेंकने शुरू किए और उस समय पुलिसकर्मियों के पास बचने का कोई साधन नहीं था और बवाल के बाद तनाव को देखते हुए फतेहाबाद फिरोजाबाद मार्ग पर पुटपुरा गांव के पास पुलिस फोर्स तैनात की गई और वहीं पोस्टमार्टम हाउस पर भी पुलिस तैनात की गई है। लखीमपुर के मैगलगंज नेशनल हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और एक वेगनार कार पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घिसी और इस भीषण हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार ट्रॉली में फंस गई और ट्रैक्टर चालक कार को करीब 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ मैगलगंज थाना क्षेत्र तक ले गया और यह घटना हरदोई जिले के जहानी खेड़ा क्षेत्र में हुई थी। चपलतला के पास लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाया और इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया। कार सवार हरिद्वार से अपने घर सुल्तानपुर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर मैगलगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया और ये सभी सुल्तानपुर के निवासी थे।
उत्तर प्रदेश विजिलेंस लखनऊ सेक्टर की टीम ने शाहबाद नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ईओ कृष्ण कुमार सोनकर को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। सतर्कता विभाग के अनुसार हरदोई के सदर बाजार खजांची टोला निवासी सुदेश कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता की फर्म लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स पिछले कई वर्षों से शाहबाद नगर पालिका में बिजली आपूर्ति और रखरखाव का काम कर रही है और फर्म के पिछले कार्यों के बिलों का भुगतान लंबे समय से बकाया था और आरोप है कि इन बिलों को पास करने और भुगतान जारी करने के एवज में ईओ कृष्ण कुमार सोनकर ने 2 लाख रुपए कमीशन मांगा था। ईओ ने धमकी दी थी कि रिश्वत ना देने पर बकाया भुगतान नहीं होगा। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ सेक्टर को लिखित शिकायत दी और गोपनीय जांच में शिकायत सही पाए जाने पर विजिलेंस की ट्रैप टीम ने शाहबाद में जाल बिछाया। जैसे शिकायतकर्ता ने ईओ को 2 लाख रुपए नकद दिए, टीम ने उन्हें मौके पर दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम आरोपी ईओ को हिरासत में लेकर लखनऊ पहुंची। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।